डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बंदू है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी है। मैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा और क्या बताऊँ गरीबी कैसी होती है। जब मैं स्कूल में जाया करता था ना, मेरा वो जो स्कूल बैग था वो फटा हुआ था। बहुत पहले से मैं उसी का इस्तेमाल करता आ रहा था और 5वीं कक्षा तक मेरा नाम मेरे दोस्तों ने गरीब डाल दिया था। वो सरकारी स्कूल था जहां ज्यादातर गरीब बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन उन सब में ज्यादा गरीब मैं ही था। मैं क्या करता, वो बेइज्जती मुझे झेलनी पड़ती थी और इसी के साथ अगर मैं विद्रोह करता तो पिट जाता। उसका कारण था मेरा कद। मेरा कद बढ़ नहीं रहा था, जैसे घट रहा था। सब कहा करते, तू तो पहले से भी ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और मैं अपने कद को नापता भी कैसे, घर में इंची टेप नहीं थी। लेकिन किसी तरह से मांग मांग कर किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल ये लेकर फिर भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था पढ़ने के बाद ही तरक्की की जा सकती है। लेकिन ये जो सरकारी स्कूल था ये सिर्फ 8वीं तक था और यहाँ पर कोई फीस नहीं थी, इसीलिए मैं पढ़ पा रहा था। 8वीं वो कक्षा मुझे जैसे दुख दे रही थी। इसके बाद मुझे बड़े स्कूल में जाना होगा और वहाँ पर तो फीस भी देनी होगी। मैं क्या करूँ? मैं पढ़ने में अच्छा था, लेकिन फिर भी 8वीं क्लास में मैं सिर्फ इसलिए फेल हुआ था कि बड़े स्कूल में मैं जा नहीं सकता था। दोबारा 8वीं कक्षा करने लगा। नए बच्चे आ गए थे जो पहले मेरे जूनियर थे, अब मेरे साथ पढ़ने लगे थे। मैं 8वीं कक्षा में 5 साल तक रहा था। उसके बाद वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे मुक्के मारकर भगा दिया था। वो नहीं चाहता था मैं स्कूल का नाम खराब करूं। पढ़ने में मैं अच्छा था, फिर भी मैं पास क्यों नहीं हो रहा, हर किसी का वो सवाल था। लेकिन आपकी गरीबी आपको बहुत सारी चीजें करने से रोक देती है। अब मैं अपने स्कूल से भी जुदा हो चुका था। काम करना चाहता था। एक गरीब को मजदूरी का ही तो काम मिलता है। लेकिन मैं जिस घर में मजदूरी कर रहा था वो घर का मालिक बहुत बुरा था। जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका बेटा मेरा कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसका मुझसे झगड़ा हुआ था। अब उसका बाप भी मुझे तंग कर रहा। मैं वहाँ काम अच्छे से करना चाहता, लेकिन वो बेवजह जैसे मेरी बेइज्जती किए जा रहा, मुझे तंग किए जा रहा। और उसके बाद वो मुझे पीटने लगा, कहकर कि मैंने गलती की है, सही से काम नहीं किया। मैंने कोई गलती नहीं की थी। उसने मुझे बहुत पीटा और उसके बाद मैं रोता रोता घर की तरफ भाग रहा था। तभी वहाँ उस घर के पास का जो घर था ना, वहाँ वो पड़ोसी ने मुझे देखा। मुझे उसने पास बुलाया और कहने लगा, वो कमीना है, तुझे भी पीटा ना। वो हमेशा इसी तरह लोगों को परेशान करता रहता है। वो काफ़ी पैसे वाला है, अपना रुतबा वो इस्तेमाल करता है। मैंने रोते रोते कहा, तो गरीबों का क्या कसूर है, बेवजह क्यों मारता है, मैंने कौन सी गलती की थी? उसने कहा, बात तुम्हारी गरीबी की नहीं है, तुम्हारी गलती की नहीं है। जिसके हाथ में ताकत होती है ना, वो उसका इस्तेमाल करता ही है, और तुम्हें भी अपने हाथों में ताकत लेकर आनी चाहिए। मैंने कहा, मैं कौन सी ताकत की गोलियां खाऊं जिससे मेरे अंदर ताकत आए? उसने कहा, तू देखने में ही बेवकूफ़ लगता है या दिमाग भी है तेरा? मैं गोलियों की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुझे ऐसे काम करने चाहिए जिससे तुझे ताकत मिले। मैंने कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, मेरा तो कद भी छोटा है, मैं ज़्यादा वजन उठा भी नहीं पाऊंगा, कैसे ताकतवर बनूं? उसने खींचकर मेरे एक लपड़ मारा था और फिर कहा, ताकतवर लोगों से मिलना शुरू कर। ताकतवर यानी कि पॉलिटिशियन, ऐसे नेता जो चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहना जो ताकतवर हैं। अगर तुम भी उस भीड़ में घुस जाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, उसके बाद हो सकता है तुम्हारा नाम भी बड़ा होने लगे। ये कार्ड ले ले,
इस पार्टी को ज्वाइन कर। अब आगे आने वाले समय में इसी पार्टी का समय है और इसके नेता बड़े हो जाएंगे। हो सकता है तुझे भी कोई ओहदा मिल जाए जिससे तू कमाई भी कर पाएगा, ताकतवर भी हो पाएगा। उसने मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करवा दी थी और अच्छी चीज़ ये मुझे कुछ कपड़े मिले थे। वहाँ पर जब एक रैली होने वाली थी मुझे वहाँ बुलाया गया। वो अच्छे कपड़े पहनकर मुझे आना था और मैं वो कपड़े पहनकर इतना ज़्यादा खुश था। उस पार्टी का झंडा इतनी ऊंची घुमा रहा था कि सबको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया कि कितना अच्छा इंसान है जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेज पर चढ़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा तुझे छोटा सा भाषण देना होगा। मैं बातें अच्छी तरह से कर सकता था लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी और कहा बस ये स्लोगन बोलने के बाद कुछ भी बोल देना, अच्छा अच्छा इस पार्टी के लिए। मैंने वो पर्ची पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मेरे सामने माइक रख दिया गया। उस पर्ची के ऊपर लिखा था अम्मी जान कहा करती थी। ये एक फिल्म का डायलॉग था। मुझे बस ये बोलने के बाद उस पार्टी को कुछ अच्छा अच्छा बोलना था जो मेरी माँ ने कहा हो। मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे। वहाँ बड़े बड़े लीडर पीछे कुर्सी पर बैठे थे और वो कहे जा रहे बोल कुछ बोल कुछ। मैं सर हिला रहा, नहीं बोल पाऊंगा, मेरी बात मानिए, फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा तुझे बोलना ही होगा, अगर तुझे काम चाहिए तेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, बोल बोल, लाइन शुरू कर दे। मैं क्या करता, मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने लाइन शुरू की। अम्मी जान कहा करती थी। सब मेरी तरफ देखने लगे। ये क्या, अबे बोल, कोई शब्द तो बोल। मैंने कहा अम्मी जान यही कहा करती थी, अम्मी जान मेरी गूंगी है, बोल नहीं पाती। वहाँ कई लोग भागे भागे आए थे। उन्होंने मुझे कंधों पर उठा लिया। मुझे लगा मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली है। सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन कंधों पर उठाने के बाद स्टेज से नीचे पीछे मिट्टी पर उन्होंने जैसे मुझे पटका था और जो जो गालियाँ मुझे दी थी, मैं समझ गया था गलती मुझसे ही हुई है और शायद ताकत मुझे कभी नहीं मिलेगी, ताकत मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो वहाँ से उन्होंने लात मारकर मुझे भगा दिया था और फिर से मैं उसी जगह पहुँच गया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फिर मैं सोच रहा क्या काम करूँ, कैसे इज्जत कमाऊँ, कैसे पैसे कमाऊँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने ठान लिया था कुछ ना कुछ बड़ा तो मुझे ज़रूर करना होगा। भले ही मैं बड़ा नहीं हो पाया लेकिन जो कोशिश करूँगा वो ज़रूर बड़ी करूँगा। मैं ऐसे लोगों को ढूंढने लगा था जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया हो, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं लेकिन कभी वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। एक ऐसे इंसान को मैं जानता था लेकिन हमेशा से मुझे शर्म आया करती थी उसके पास जाने से। वो बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया करता था कि तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हमेशा तू गरीब रहेगा साले। इस तरह मैं उससे दूर हो गया था। लेकिन अब मुझे लगा मेरी इज्जत तो वैसे भी बची नहीं है, ना मेरे पास पैसे आए हैं। अगर वो थोड़ा और बेइज्जत कर दे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा बता दिया जो मेरे काम का हुआ, शायद कोई फ़ायदा हो जाए। मैं उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। जब वो घर से बाहर निकला उसने महंगे वाली मोटरसाइकिल ली थी। मैं मोटरसाइकिल के पीछे पीछे भागने लगा। उसने एक तरफ मोटरसाइकिल रोकी और मेरी तरफ 1 रुपया फेंक कर कहने लगा साले भाग जा, भिखारी पीछे क्यों पड़ा है। मैंने अपने मुंह पर लगी वो मिट्टी साफ करके कहा भूल गया, मैं कभी तेरा दोस्त हुआ करता था। वो वहां से जाने ही वाला था लेकिन अचानक रुक कर कहने लगा अरे बंधु तू, अरे मैंने पहचाना नहीं, तू पहले भिखारी लगा करता था, अभी भिखारी लगता है, कुछ किया नहीं जिंदगी में। मैं रोकर कहने लगा कुछ नहीं कर पाया, तू तो बड़ा आदमी बन गया ना, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा यार इस तरह से निराश मत हो, पहले तो खुश हुआ करता था, मैं तेरी बेइज्जती करता था, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब तो तू बहुत ज़्यादा निराश है। चला मेरे साथ बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहूँगा, शायद उससे तुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। मैंने अपनी गरीबी के सारे किस्से उसे सुनाए। बहुत समय से उससे बात नहीं की थी। उसके बारे में भी पूछा कि तू इतना अमीर कैसे हो गया। उसने कहा 1 नंबर के धंधे में पैसे नहीं, मैंने 2 नंबर के धंधे शुरू किए हैं। मेरी आंखों के सामने चमक सी आ गई थी। मुझे लगा शायद मुझे भी कोई 2 नंबर का धंधा करना होगा, शायद कुछ ऐसा बताएगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैंने कहा तू ड्रग्स वगैरह तो नहीं बेचता?
कुछ ऐसा तो नहीं करता। उसने एक चमाट लगाई और कहने लगा, साले वैसे 2 नंबर के धंधे नहीं, 2 नंबर यानी कि मैं बाथरूम बनाता हूँ। अब बाथरूम के लिए हर किसी को जाना तो पड़ता ही है ना, तो 5 रुपए मैं रख लेता हूँ। इस शहर के बड़े बड़े इलाके में मैंने साफ सुथरे बाथरूम बनवा कर रखे हैं। अब वहाँ से हर दिन मुझे 5-5 हज़ार का फ़ायदा होता है। इस तरह से कमाई बहुत होती है, काम कुछ नहीं करना पड़ता। मैं सोचने लगा, ये 2 नंबर का धंधा मैं नहीं कर सकता। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं ज़मीन खरीदने के, कोई टॉयलेट सीट लगवाने के। मैं घर में टॉयलेट नहीं बनवा पाया, पीछे वाले खेतों में जाता हूँ, तो किसी और के लिए बाथरूम टॉयलेट कैसे बनवा पाऊंगा। फिर वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और मेरे कान के पास आकर कहने लगा, ये वाले 2 नंबर के धंधे तो मैंने अब शुरू किए हैं, लेकिन एक 2 नंबर का काम शुरू में मुझे करना पड़ा था। मैंने कहा, 2 नंबर क्या हुआ, किसी के घर में करके आया था तू या बाहर खेतों में गया था? उसने चमाट लगाई और कहा, साले इस बार असली वाले 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, गलत वाला काम, इलीगल काम। मैं ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा, देख, अगर हम किसी मासूम बेचारे के साथ कुछ बुरा करें यह गलत होता है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा बुरा हो और हम उसके साथ थोड़ा सा बुरा करें जिससे हमें फ़ायदा हो जाए तो ये गलत थोड़े ना है। मैंने भी वो जो हमारे इस शहर के काफ़ी दूरी पर बना हुआ वो जंगल है ना, वहाँ मैंने सुना है कई चोर लुटेरे चोरी करने के बाद छिपते हैं, और मैं भी बस वहाँ पर पहुँच गया था। बस किसी ने बड़ा हाथ मारा था और वहाँ एक जगह पर अपना लूटा हुआ सामान छिपाया हुआ था। कह सकते हो कि एक चोर को मोर पड़ गया और मैंने वो सारा सामान निकाल लिया। मैं सोच में पड़ गया और कहने लगा, हाँ वो तो ठीक है, वो चोर था, तुमने सामान निकाला, लेकिन बीच में मोर कहाँ से आया? क्या मोर ने तुम्हारी मदद की थी? पता नहीं क्यों, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था। वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और उसके बाद उसने कहा, तेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दूंगा मैं, देख, चला जा यहाँ से, साले तेरा दिमाग सच में है ही नहीं। वो मुझे भगा चुका था और मैं रोता रहा, कहता रहा, पूरी बात तो बताकर जाओ, जंगल के कौन से हिस्से में, वहाँ कहाँ, लुटेरे चोर कहाँ हैं, मैं उनसे चोरी कहाँ से करूँगा। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन आइडिया दे दिया था। मुझे चोरी करनी होगी किसी ऐसे इंसान से जो पहले से चोर हो, यानी मैं किसी मासूम, किसी अच्छे भले इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, बुरे इंसान के साथ बुरा करूँगा। मुझे उस जंगल में जाना होगा। मैंने ठान लिया था, मैं वहाँ किसी ना किसी को लूट कर आऊँगा और कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊँगा जो मेरे काम की होगी। मैं पूरी कोशिश में लग गया, पूरी तैयारी में लग गया। मेरी आंखों में चमक थी। जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैं तैयारी करके जाना चाहता था, वो सामान लेकर जाना चाहता था जो मेरे काम का हो, लेकिन गरीब के घर में कुछ नहीं होता। फटे हुए वो कपड़े, माँ ने वो चाकू तक मुझे नहीं दिया था। मुझे लगा वहाँ खतरा होगा, चाकू से अपनी ज़िंदगी तो बचा पाऊंगा ना। माँ ने चाकू नहीं दिया, बल्कि माँ ने मुझे एक चम्मच दे दिया और कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो इस चम्मच से वार करना। चम्मच को हाथ में लिए ही मैं जंगल की तरफ बढ़ चला था। चाहे अगर आपके पास कुछ ना हो, जो मिल जाए उसी से काम चलाना पड़ता है, लेकिन उस चम्मच को घिस कर मैं उसका भी चाकू बनाना चाहता था। मुझे जंगल में कोई पत्थर नहीं मिला घिसने के लिए। मैं उस जंगल में चोरों को, लुटेरों को ढूंढना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो कपड़े थे भले ही फटे हुए थे, लेकिन सफ़ेद रंग के, और अंधेरे जंगल में सफ़ेद रंग दूर से नजर आ जाता है। मैं चाहता था कि मैं अपना शरीर काला बना लूं ताकि अंधेरे में नजर ना आऊं, लेकिन अब क्या करता। गंदे नाले में नहाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने नाले में छलांग लगा दी। पूरी तरह से काला हो चुका था। मैं एक भूत के समान दिख रहा था, लेकिन बदबू बड़ी गंदी सी आ रही थी। दूर से ही कोई भी सूंघ सकता था, जिसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं मिट्टी में लौटने लगा। मिट्टी मिट्टी मेरे ऊपर जम चुकी थी और देखने में मैं एक पत्थर मानव लग रहा था। इस तरह उस घने जंगल में मैं निकलता गया। कई जानवर जो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे। एक तो मेरा कद छोटा, ऊपर से ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई। मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा पत्थर लुढ़कता आ रहा हो। जानवर देख देख कर डरते गए। मैंने एक ऐसे तेंदुए को देखा जो चीख कर जैसे वहीं पर जम गया और उसके बाद उल्टा हो गया, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ गया हो। मैंने उसे हिलाकर जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था।
लेकिन मुझे खुशी हुई। मैं इतना खौफनाक नजर आता हूँ कि कोई इंसान मेरा सामना नहीं कर सकता। वहाँ घने जंगल में बहुत आगे निकलता गया और मुझे इलाके का पता तक नहीं चला था। मैं एक ऐसे इलाके में पहुँच गया जहाँ अजीब सा लाल रंग का धुआं सा नजर आ रहा था, लेकिन वो जो धुआं था दूर नजर आ रहा। रोशनी जैसे पेड़ों के अंदर से निकल रही हो, पत्ते जैसे थोड़े थोड़े चमक रहे हो। मैंने कहा, ये क्या, पत्तों में बल्ब लगाए हैं, कहीं मैं किसी होटल में तो नहीं घुस गया। मैं उन पत्तों को तोड़कर देखना चाहता था। जैसे ही वो पत्ते पेड़ों से अलग होते, चमकना बंद कर देते। ये कोई होटल नहीं है, ये जंगल ही है, लेकिन जादुई सा लग रहा है। क्या सच में जादू होता है? मेरे उन सवालों का जवाब मुझे समय के साथ मिलने वाला था। मैंने देखा वहां अजीब से काले कपड़े पहने लोग जैसे पेड़ों के पीछे से निकल रहे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मैं एक जगह पर रुका रहा, पत्थर जैसा जो लग रहा था। मैं बिल्कुल पेड़ के समान उससे चिपका हुआ। उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं और उसके बाद धीरे धीरे वो काले कपड़ों वाले एक खास जगह पर इकट्ठे हुए। आसपास के पेड़ों के ऊपर से जैसे चमकते हुए जुगनू उनके इर्द गिर्द घूमने लगे थे। वो अपने हाथों से जमीन पर आग लगा चुके थे और एक बड़ा सा उन्होंने गोला बनाया था। ऐसा लग रहा था उस गोले से आग अपने आप नीले रंग की निकल रही हो और वो जैसे कोई खास मंत्र बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने वो काले कपड़ों को आग लगा दी। वो खुद को आग लगा चुके थे, उनके शरीर जलने लगे थे, वो पूरे के पूरे जलने लगे थे और मैं देखे जा रहा। आखिर कैसे पागल हैं? अगर गरीबी उन्हें तंग कर रही है तो खुद को जलाने की क्या ज़रूरत है? मेरी तरह वो भी ज़िंदगी काट सकते हैं ना। अब मैं क्या करूं? मदद नहीं करूंगा। हो सकता है ये लुटेरे ही हूं और जानबूझकर मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कर रहे हूं। मैं जलना नहीं चाहता था, साले पकड़कर मुझे जला देंगे, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा। तभी मैंने देखा उनके जलने के बाद वो जो ज़मीन के अंदर गोला सा बना हुआ जिसमें आग लगी थी, उसके अंदर से जैसे मुझे दृश्य दिखने लगे। ऐसा लग रहा था ज़मीन के अंदर कोई अजीब सा दरवाज़ा खुल गया हो। कुछ लोग नज़र आ रहे, उड़ती हुई परछाइयाँ दिख रही। वो सभी काले कपड़ों वाले गायब हो चुके थे और धीरे धीरे वो जो ज़मीन में गोला था ना, वो भी छोटा होता जा रहा। मैं वहाँ अकेला था तो भागकर उस गोले के पास गया, देखने लगा ये क्या हो रहा है। ये तो कुछ जादू किया है किसी ने, जैसे जादू वाली दुनिया। मैंने जैसे ही उस गोले के अंदर अपना सर डाला, मैं हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कहीं और ज़मीन के अंदर से मेरा सर निकला हो, लेकिन वो जो दुनिया थी अजीब सी थी। काले काले पेड़, काली काली दुनिया, हवा में उड़ते हुए अजीब से परिंदे। वहाँ मुझे बड़े बड़े सींग वाले जिन्न भी दिख रहे थे। कई कुर्सियाँ लगी हुई थी, उन कुर्सियों के ऊपर जैसे बैठे हुए कई लोग थे। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे शक्तिशाली, खौफनाक, डरावने जीव देखे कि मेरी सिट्टी पिट्टी कुल हो गई थी। लेकिन जिस काम के लिए आया था वो काम तो मुझे करना था। मैंने पास में एक बड़ा सा झोला देखा। मुझे लगा ये साले जादूगर हैं, ये साले भूत प्रेत हैं। भूत बुरे होते हैं, भूतों से चोरी की जा सकती है। मैंने हाथ आगे की तरफ बढ़ाया, वहाँ एक आदमी के पाँव के पास वो झोला पड़ा था। कुर्सी मुझे नज़र ही नहीं आई, सर के पीछे थी। मैंने उस झोले को हाथ से पकड़ा, खींचा अपनी दुनिया में। वो गोला काफ़ी छोटा हो चुका था। झोला लेकर मैं भागा और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। भूतों से चुरा लिया कुछ, भूतों से चुरा लिया कुछ। मुझे ये तक पता नहीं था झोले में क्या है, लेकिन जो भी है काम की चीज़ है। मैं उस जंगल से इतनी तेज़ी से भागा कि अगर वो मेरा पीछा भी करते शायद मुझे पकड़ नहीं सकते थे। और वैसे भी जानवर तक मुझे देखकर डर कर दूर दूर भाग रहे थे। भाग भाग कर मैं उस जंगल से बाहर निकल आया था। जंगल से बाहर निकलते ही मैं झोले को खोलना नहीं चाहता था। मुझे लगा इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। वैसे ये जो भूत प्रेत होते हैं ये सिर्फ डराते नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ लूटते हैं। और इस झोले में सोना चांदी गहने होंगे जो मेरे काम आएंगे। मैं अमीर हो जाऊंगा अपने दोस्त की तरह। सपने संजोने शुरू कर दिए थे मैंने। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जंगल में एक ऐसे खड्डे के बीच में सो गया जहाँ ऊपर मेरे पत्ते गिर चुके थे और कोई मुझे देख नहीं सकता था। सुबह उठा, उस झोले को पकड़ा और मुझे लगा मुझे घर की तरफ निकलना होगा। काफ़ी दूर निकल आया था मैं। किसी से लिफ्ट लूँगा, घर पहुँच जाऊँगा।
मैं सड़क के बीच में खड़ा हो गया। वो जो सड़क थी ना, इस जंगल के किनारे पर लगती थी, और वहां जैसे ही मैंने हाथ आगे की तरफ बढ़ाया, एक मोटरसाइकिल पर मोटा आदमी चला आ रहा था। मुझे देखते ही वो ऐसे घबराया, उसने मोटरसाइकिल वहां पर फेंकी और छलांग लगाकर वो नीचे गिर गया। फिर पीछे की तरफ भागने लगा। मैं आवाजें लगा रहा, भाई साहब क्या हुआ, डर क्यों गए? तब मुझे याद आया, कल नाले में छलांग लगाकर मैं मिट्टी में लोटा था, पत्थर मानव लग रहा हूं, इसीलिए वो भी डर कर भाग गया। लेकिन उसकी मोटरसाइकिल अब भी चल रही थी। मैंने उसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। इस तरह मैं अपने उस शहर तक पहुंच पाया था। लेकिन मोटरसाइकिल मैंने एक चौराहे पर छोड़ दी ताकि वहां पुलिस वाले उस मोटरसाइकिल को ढूंढ पाएं। मैं कोई ऐसा चोर नहीं हूं जो किसी आम इंसान से ऐसे कोई बाइक चुरा ले। बस थोड़ी सी इस्तेमाल ही तो की थी मैंने। जैसे ही मैं घर आया, मेरी माँ ने मुझे जो बेलन से पीटना शुरू किया। मेरी माँ भूत भूत कहकर मुझे पीटे जा रही और मेरी माँ भूत भूत कहकर मुझे पीटे जा रही और मैं माँ को समझा रहा था, माँ ये मैं हूँ, बंदू। लेकिन माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा पीटा और कहा, ये भूत मेरे बेटे को खा गया, मेरा बेटा इसके पेट से बोल रहा है। उसके बाद पड़ोसियों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा पीटा। मेरे शरीर के ऊपर की वो मिट्टी की पपड़ी सारी उतार दी और फिर कहने लगे, ये तो बंदू ही है, बस मिट्टी लगा के आया था। मैं काफ़ी पिट चुका था। उसके बाद दोपहर के वक्त माँ ने मेरे मरहम पट्टी की, मुझे नहलाया। मैं अब साफ सुथरा हो गया था, लेकिन वो कपड़े मेरे पूरी तरह से खराब हो चुके। नए कपड़े पहनने पड़े। थे वो पुराने ही, लेकिन मैं उसे नया कहा करता था। उसके बाद वो झोला दूसरे कमरे में रखा। मैं उस झोले से वो चीज़ निकालना चाहता था जो मैं चुरा कर लेकर आया था। गहने, सोना चांदी कहाँ बेचूंगा, मैं ये सोच रहा। जैसे ही झोला खोला, झोले के अंदर काले रंग की गुड़िया, एक भद्दी गुड़िया, और उस भद्दी गुड़िया को सामने रखकर मैं बहुत ज़्यादा रोया था। इसके लिए गया था, पूरी रात लगा दी, एक चीज़ चुरा कर लेकर आया और वो भी ये भद्दी गुड़िया निकली। रो रो कर मैंने अंत में वो भद्दी गुड़िया को बाहर एक बड़े से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। जैसे ही उस गुड़िया को कचरे के डिब्बे से फेंक कर मैं वापस आया, अपने कमरे में दोबारा रोने वाला था। सामने मेरे वो बेड के ऊपर गंदी गुड़िया पड़ी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। फिर मैं माँ के पास गया। माँ को कहने लगा, माँ ये गुड़िया यहाँ लेकर कौन आया? माँ ने जो जवाब दिया वो मेरे लिए कोई नया नहीं था। माँ ने कहा, मैं समझ गया, माँ ये गुड़िया नहीं लेकर आई। माँ इशारों से बात करती थी। अब मैं ऑडियो के जरिए आपको इशारे नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। वो गुड़िया को मैंने अपने बेड से फिर से उठाया। इस बार बहुत दूर एक बड़े से नाले के पास फेंक कर आया। अब ये गुड़िया मेरे घर में कोई नहीं लेकर आएगा। पहले शायद कोई गलती से ले आया। इतनी गंदी गुड़िया, वो भी चुराई गई, घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा, सामने बेड पर वो गुड़िया पड़ी थी। मैं हैरान परेशान, ये गुड़िया घर में बार बार कैसे आ रही है? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो इस गुड़िया को उठाकर यहाँ ले आता है और मेरे बेड के ऊपर रख देता है? मैंने फिर से माँ से पूछा था, माँ कोई घर में आ रहा है या नहीं? अब माँ ने क्या कहा आपको पता ही है, इशारे में आपको दिखा नहीं सकता। माँ ने मुझे समझा दिया कि कोई नहीं आया। अब मैं सोचने में लग गया था, अगर घर में कोई आ नहीं रहा तो गुड़िया अपने आप बेड पर कैसे पहुंच रही है? लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग पाया है। भगवान ने मुझे दिमाग दिया ही बहुत है। मैंने गुड़िया को फिर से उठाया, फिर मैं बहुत दूर फेंक कर आया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, बेड पर फिर से वो गुड़िया पड़ी थी। फिर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मैं एक ही दिशा में लेकर जा रहा हूं, दूर दूर तक। अब अलग दिशा में लेकर जाता हूं। हो सकता है मेरे ग्रह नक्षत्र ही उल्टे हैं, बार बार चीज़ों को मेरी तरफ ला रहे हैं। मुझे अलग दिशा में जाना होगा। इस बार उस गुड़िया को मैं दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गया था। दक्षिण दिशा को अच्छा नहीं कहा जाता, कहते हैं वो आपसे चीज़ें लेती है। तो मैं दक्षिण दिशा की तरफ गया। बहुत दूर एक कॉलोनी के पास उस गुड़िया को फेंक कर आ गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, फिर से वो गुड़िया बेड पर थी। एक एक करके अलग अलग दिशा में दूर दूर फेंक कर आया। गुड़िया वापस घर में पहुंच जाती। वक्त रात तक का हो गया था। हर कोशिश मेरी नाकाम थी। फिर मुझे लगा, मैं फेंक कर क्यों आता हूँ, किसी को देकर आऊँगा।
किसी ऐसे को जो इस गुड़िया को अपने पास रखे और किसी को देना। काफी अंधेरे में मैं काफी दूर चलकर गया था, एक ऐसी जगह जहां पर शमशान घाट था। लेकिन मैं शमशान घाट में गुड़िया को छोड़ने नहीं गया था। मैं गया था पास में जहां जानवरों की हड्डियां पड़ी होती हैं। वहां कई ऐसे गंदे कुत्ते रहते हैं जो कोई भी इंसान उन्हें नजर आ जाए ना, उसे काटने की कोशिश करते हैं। एक बार काटे तो छोड़ते नहीं। वहां उनके बीच गुड़िया फेंक कर आऊंगा। वो साले इस गुड़िया को पकड़ लेंगे तो कोई भी उस गुड़िया को उन कुत्तों के मुंह से निकाल नहीं सकता। एक पास की दीवार पर चढ़ने के बाद उन कुत्तों को बुलाया मैंने। वो कुत्ते मुझे काटने के लिए आ रहे, लेकिन उनके सर पर वो गुड़िया मारकर जो मैं भागा, कुत्ते मुझे पकड़ नहीं पाए। लेकिन वो उस गुड़िया के साथ क्या कर रहे होंगे सोच सोच कर हंसी निकले जा रही थी। अब मैं सीधा घर पहुंचा और मुझे पता था जो भी इंसान है जो गुड़िया को उठाकर घर लेकर आता है, इस बार नहीं ला सकता। मैं जैसे ही घर पहुंचा, वो गुड़िया मेरे बेड पर थी, लेकिन कई जगह से थोड़ी थोड़ी फटी हुई, कई जगह काफी मिट्टी लगी हुई थी। मैं सोच में पड़ गया। मेरी माँ, मेरे पिता सो चुके थे, लेकिन कमरे में बैठा मैं उस गुड़िया की तरफ देखकर सोच रहा, यार फेंक कर तो आया था, दोबारा कौन इसे उठाकर यहाँ लेकर आ गया। ऐसा करता हूँ, ये कुत्ते साले निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। वो पीछे ना कीचड़ में सूअर हैं, उन सूअरों के बीच में गुड़िया फेंक कर आता हूँ, फिर कोई नहीं लेकर आएगा। जैसे ही मैं गुड़िया को उठाने वाला था, वो गुड़िया मेरे सर पर चढ़ गई। 3-4 माँ बहन की गालियां गुड़िया के अंदर से सुनी मैंने। मेरे सर के बालों को नोचते हुए उस गुड़िया ने ये बोला था, साले तुझे समझ में नहीं आता, मैं वापस तेरे घर आ जाती हूँ, मैं भूतिया गुड़िया हूँ, साले फेंक कर आए जा रहा है, समझ नहीं आ रही तेरे। मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया था। तभी उस गुड़िया ने मेरे सर को छोड़ा और उस बेड पर सीधी खड़ी हो गई। गुड़िया हिल रही थी रोबोट की तरह। फिर वो हंसने लगी। अब समझ पाया मैं कौन हूँ। सुबह से समझ ही नहीं रहा, बार बार फेंके जा रहा है, मैं आए जा रही हूँ, फेंके जा रहा है, मैं आए जा रही हूँ। साले पूरी रात घुमाता रहता, तेरी समझ में फिर भी नहीं आता। बोलना ही पड़ा मुझे। लेकिन अब तेरे साथ मैं जो करूँगी तू समझ नहीं पाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी, तेरी आत्मा को तड़पा डालूंगी, तुझे नोच डालूंगी। मैं ये बातें सुनकर इतनी जोर जोर से हिल रहा था, टांगे मेरी हिलने लगी थी। मुझे लगा मेरी मौत बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मैंने हाथ जोड़े उस गुड़िया से और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दे भूतिया गुड़िया, मुझे माफ़ कर दे। मैंने कोई भी गलती की हो, मैं उस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारना मत। मैं जानता हूँ ये गुड़िया कितनी खतरनाक होती है। मैं जब ये बोल रहा था, वो गुड़िया हंसती जा रही और मैं उस हंसी को थोड़ा थोड़ा पहचान पा रहा। मैंने कहा, तू वैसी गुड़िया है ना, वो तातिया बिच्छू जैसी गुड़िया, तू मार डालेगी, मेरे शरीर पर कब्जा कर लेगी। फिर वो गुड़िया हंसना बंद करके कहने लगी, साले बोलता बहुत है, मेरी बात भी सुन ले तू। तूने मुझे जहाँ से चुराया है वो ये दुनिया नहीं थी। तो उस दुनिया में कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और उस दुनिया में आने के बाद चोरी तो कोई नहीं करता। तुझ में इतनी हिम्मत आई कैसे? मैं उसे क्या जवाब देता? मैं खुद शर्मा रहा था। ऐसे काम कौन करता है? भूतों से चोरी। लेकिन मेरी मजबूरी ही ऐसी थी। मैं उसे समझाने लगा अपनी गरीबी। वो गुड़िया समझ नहीं पा रही, बहुत गुस्से में, क्योंकि मैं उसे उसकी दुनिया से ले आया था। ये दुनिया उसकी नहीं थी, उसकी दुनिया वो शैतानी दुनिया थी। और अंत में हम दोनों में सौदा ये हुआ कि वो मेरी जान तब बख्शेगी अगर मैं उसे उसकी दुनिया में छोड़ कर आऊँ। मैंने कहा ठीक है, दोबारा मैं नाले में छलांग लगाऊंगा, मिट्टी में लौटूंगा, पेड़ के साथ चिपक कर इंतज़ार करूंगा। काले कपड़े वाले आएंगे, गोला खोलेंगे, मैं उस गोले से तुझे फेंक दूंगा। पहुंच गई तो तेरी दुनिया में। फिर से उस गुड़िया ने मेरे बालों को नोचना शुरू कर दिया और कहा, साले बार बार मौका नहीं मिलता। वो तेरी किस्मत थी कि तू उस जगह पहुंच पाया। किसी ने तेरी शक्ति महसूस नहीं की, लेकिन वो दरवाज़ा अब तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा। तुझे एक और रास्ते का इस्तेमाल करना होगा और उस रास्ते से लंबा सफ़र तय करके तू दूसरी दुनिया तक जा सकता है, जहां तुझे मुझे छोड़ना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया
तो 1 महीने के अंदर मैं तुझे मार डालूंगी, और ऐसी खौफनाक मौत जो गरीबी से भी ज्यादा बुरी होती है। मैं अब मायूस सा हो गया। मैंने उसको कहा, मैं तुम्हारी दुनिया तक तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? उसने कहा, एक तरीका है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां एक जिन्न कब्जा किए हुए है, लेकिन उसके आगे भी बहुत लंबा रास्ता है मेरी दुनिया तक जाने का। तुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा, लेकिन जिंदा रहना है तो ये तो तुझे करना ही होगा। वहां जाकर तुझे मुश्किलों का सामना करना है, सवालों के जवाब देने हैं, तब जाकर तू मुझे मेरी दुनिया में छोड़ पाएगा और जिंदा बच पाएगा। अब तुझे ये काम तो करना ही होगा। जगह मैं बता देती हूं वो जिन्न कहां पर है, लेकिन मुझे एक झोले में छिपा कर रखना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये गुड़िया तुम्हारे पास है। ना मैं तुमसे बात कर सकती हूं। जो करना है उसके बाद बस तुम्हें ही करना है। मुझे साथ रखे हुए उस दुनिया में मुझे छोड़कर आना है। मैं तैयारी में था। जिंदा रहने के लिए हमें क्या नहीं करना होता, मुझे ये भी करना था। मैं निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां वो जिन्न ने कब्जा कर रखा है, शहर से बहुत दूर। मैं बस के पीछे वाली सीढ़ी पर लटक लटक कर गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे सफर करने के। कोई मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। मेरे शरीर से वो गंदी बदबू आ रही थी, नाले वाली। मैं कितनी बार तो नहाया, वो नाले वाली बदबू साफ हुई ही नहीं। जैसे दूर से ही हर कोई सूंघ लेता और मुझे दूर भगाने लगता। मैं इसका फायदा भी उठा रहा। वो बदबू इतनी गंदी थी कि कुत्ते भी काटने के लिए करीब नहीं आ रहे। वो बदबू से परेशान होकर दूर भाग रहे, दूर से ही भौंक रहे। मैं अब उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना किला था, लेकिन ये जंगल में बना कोई पुराना किला नहीं, बल्कि शहर के बीच टूटा फूटा सा एक किला था जहां मुझे उस जिन्न से सौदा करना था। कहते हैं उस किले के अंदर रात के 12 बजे एक जिन्न नजर आता है, और जिसे भी वो जिन्न नजर आता है बहुत ज्यादा डराता है। जो वहां रुकता है जिन्न उसे मारने की कोशिश करता है। और रात के 12 बजे मैं उस जगह पर पहुंच गया। मैं जिन्न को देखना चाहता था, और मुझे जैसा कि गुड़िया ने बताया था, वो जिन्न एक दरवाजे के बारे में जानता है जो इस किले से निकलता है, और वो दरवाज़ा एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां से आगे दूसरी दुनिया का रास्ता ढूंढा जा सकता है। लेकिन वो गुफाओं का मकड़जाल बड़ी मुश्किल पैदा करता है। सही रास्ते का चुनाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस किले के अंदर से हंसने की हल्की हल्की आवाज़ें सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो जिन्न मुझे आभास दिलाना चाहता है। वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, और मैं उस जगह पर पहुंचा जिसे खास कक्ष कहा जाता है, जहां जिन्न नजर आता है और मारने की कोशिश करता है। उस जगह किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां वो कई लोगों को मारने की कोशिश कर चुका था। कुछ लोग मरने की कगार पर पहुंचे थे, बड़ी मुश्किल से बचाए गए थे। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, मुझे सामने वो जिन्न नजर आया और कहने लगा, तू यहाँ आया है, अब तू मारा जाएगा। मैं उससे बात करना चाहता था कि मैं बस दरवाजे के पार जाना चाहता हूँ, मेरी तुझसे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन वो बात करने देगा तभी उसने वो दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से बंद किया अपनी शक्तियों से। फिर उस कमरे में पानी भरने लगा, और वो हंसकर कहने लगा, यहीं डुबो डुबो कर मार दूंगा तुझे। जैसे ही 2-3 फुट तक पानी भरा, वो जो कक्ष था वो 12 फुट ऊंचा था। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा और वो हंस रहा। मौत का एहसास कर, धीरे धीरे मरने का एहसास कर। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा था। मौत का खेल ही तो खेलने आया था। इतने फुट पानी भरने के बाद मैंने कपड़े उतारे और मैं पानी में नहाने लगा। वो जो नाले की गंदी बदबू थी, मैं उसे साफ करना चाहता था। वो जिन्न मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये क्या कर रहा है? कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, बता। मैंने सारे कपड़े उतार दिए और मैं कहने लगा, कुछ नहीं, मैं तो नहा रहा हूँ, बदबू आ रही थी। थैंक यू, तूने पानी भर दिया। वैसे भी इतना पानी इकट्ठा नहीं देखा, अच्छे से नहा सकता हूँ। वो धीरे धीरे पानी बढ़ा रहा था और मैं अच्छे से नहाया। कपड़े दोबारा मैंने गीले ही पहन लिए, लेकिन अब बदबू साफ हो चुकी थी। लेकिन पानी भर रहा, वो मुझे डुबो कर मारना चाहता था। बड़ा हैरान परेशान, पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी छलांगे लगा लगा कर ऊपर आकर मैं सांस ले पा रहा। मैंने उसको कहा, देख, मैं बस इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मुझे वो दरवाजे का रास्ता बता दे, वहाँ से मुझे आगे निकलना है। फिर वो हैरानी से मुझे देखने लगा। तू किसी काम से आया है, मुझे समझ में आ रहा था। तो डर नहीं रहा। आमतौर पर यहाँ
मुझसे मिलने आते हैं, जिन्न देखने आते हैं, ये शक्ति देखने आते हैं, लेकिन तू तो खास काम करने के लिए आया है। उस दरवाजे के पार तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वहां जाने के लिए मरना पड़ता है। आज तू डूब कर मरेगा। वो बार बार कहे जा रहा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने दरवाजा जरूर बंद किया था, लेकिन वहां कई छोटे छोटे रोशनदान थे। वैसे भी मेरा कद तो काफी छोटा था। मैं थोड़ा सा पानी में तैरा, ऊपर वाले रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर पहुंच गया। और जैसे ही बाहर पहुंचा, उसने दरवाजा खोला। अंदर से बड़े गुस्से से देख रहा। पानी फिर से नीचे हो गया था। फिर से मैं उस कक्ष में गया और उसने फिर से पानी भरना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं दूसरे वाले उस रोशनदान से बाहर चला जाऊंगा। वो गुस्से में आ गया, मुझे गालियां देना चाहता था और कह रहा, तुझे ऐसे नहीं मारा जा सकता, तुझे मारने के लिए कुछ अलग करना होगा, तुझे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। वहां मुझे दो काले साए नजर आने लगे थे, परछाइयां बनकर मेरी टांगों को पकड़ रहे। वो इस तरह से मेरी टांगों को खींचकर मुझे जमीन के अंदर ले जाना चाहते थे, जैसे मैं यहीं से दूसरी दुनिया में चला जाऊं। लेकिन वो जो परछाइयां थीं, उनकी भी एक कमजोरी थी। परछाई तभी बनती है जब रोशनी हो। अगर रोशनी अलग अलग जगह से आए तो परछाई साफ साफ नहीं बनती। पीछे चांद की रोशनी वो दरवाजे से अंदर आ रही तो वो परछाइयां नजर आ रही। मैंने खुद ब खुद दरवाजा बंद कर दिया। परछाइयां गायब, मेरी टांगों को कोई नहीं पकड़ रहा। फिर मैं उसे जिन्न को कहने लगा, देख पूरी रात नहीं है मेरे पास, जल्दी से मुझे आगे जाने दे, मैं तेरा भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, तू मेरा समय मत बर्बाद कर। मैं नहीं मरने वाला, बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, छोटा सा तो हूं, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो जिन्न काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो भी कई कोशिशें करने के बाद खुद को नाकाम पा रहा था। लेकिन फिर भी वो मुझे मारना चाहता था। मुझे आ गया गुस्सा। वहां पड़ा था बड़ा सा पत्थर। मैं वो बड़ा सा पत्थर उठाकर कहने लगा, देख तू मुझे जाने देगा या नहीं। उसने कहा, तू मुझे मारेगा? मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने कहा, तुझे कौन मारेगा? साले इस किले के छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे दरवाजे सारे तोड़ दूंगा, भागने के रास्ते हो जाएंगे। इतना ज्यादा तोड़ूंगा कि इस किले का महत्व खत्म कर दूंगा। मैंने दरवाजे पर पत्थर मारा। वो पुराना सा दरवाजा लकड़ी का एक हिस्सा ही तोड़ दिया और सामने से वो जिन्न रोने लगा, बस कर, मत तोड़। अब उसकी कमजोरी पर वार किया था मैंने। उसने खुद ब खुद मुझे रास्ता दिखा दिया। वो नीचे बनी छोटी सी सुरंग, चला जा वहां से, वापस नजर मत आना, वापस आते वक्त भी मुझसे बात मत करना, निकल जाना यहां से, दोबारा मत आना। वो खुद ब खुद मुझे रास्ता दिखा चुका था और छोटी सी सुरंग, मैं छोटे कद वाला इंसान, आसानी से वहां से निकलकर गुफाओं के मकड़ जाल में पहुंच चुका था। मैं अंधेरे में वो बड़ी सी मशाल जलाए आगे बढ़ रहा। मेरे पास टॉर्च लेने तक के पैसे नहीं थे। जो काम मैं करने के लिए जा रहा था अंधेरी दुनिया में, वहां तक ये मशाल चलेगी या नहीं, मुझे ये तक पता नहीं था। वो सुरंग सी, गुफा सी, अजीब सी, अंदर ईंटें भी लगी हुई, लेकिन उन ईंटों को हाथ लगाओ, करीब से देखो तो वो बिल्कुल मिट्टी जैसी नजर आती। मैं आगे बढ़ता बढ़ता बिल्कुल उस सुरंग के किनारे तक पहुंच गया। सामने दो दरवाजे बने हुए थे और उसके नीचे एक छोटी सी मूर्ति, जैसे किसी औरत की मूर्ति बनी हो, और पीछे से किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं अपना सर पीछे तक नहीं घुमा पा रहा और एक भारी सी आवाज में किसी ने कहा था, तू तो गया बेटा। मैं वो आवाज सुनते ही जान गया था कोई मुझे मारना चाहता है। मैंने हाथ पांव घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी था उसका कद लंबा था, यानी उसकी बाजू भी लंबी थी। मैं पीछे तक अपनी बाजू घुमाता उसे छू तक नहीं पा रहा। उसके बाद उसने खुद ही मुझे छोड़ा, मैं खुद को छुड़ा नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखा, बड़े बड़े दांतों वाला एक डरावना सा पिशाच था जो मेरी तरफ देखकर कहने लगा था, तू कौन है? तू तो जिंदा है, यहाँ तक कैसे पहुँच गया? वो जिन्न भी साला निकम्मा हो गया है, किस किस को यहाँ भेजता रहता है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं उसको कह रहा, देखो मुझे उस दुनिया में जाना है, खास काम है मुझे, यहीं से वापस निकल जाऊंगा, अगर कुछ लेकर आना है तो बता दे मुझे। उसने कहा, साले तू यहाँ शॉपिंग करने के लिए जा रहा है जो तुझसे मैं कुछ मंगवाऊंगा? वो सामने दरवाजे नजर आ रहे हैं। एक दरवाजे में मौत है, दूसरे दरवाजे में जिंदगी। तुझे
चुनाव करना होगा तो तू सही जगह जा सकता है। चुनाव हमेशा से मुश्किल रहता है। आपको फंसाया जा सकता है, आपको डराया जा सकता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ों की तरफ देखना शुरू किया, वो छोटी सी औरत की जो मूर्ति थी ना, वो मूर्ति गायब हो चुकी थी। सामने एक डरावनी सी चुड़ैल, जो आधी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका आधा हिस्सा बहुत ज़्यादा डरावना। एक आंख डरावनी तो दूसरी आंख खूबसूरत, आधा चेहरा डरावना, आधा चेहरा खूबसूरत। वो चुड़ैल सामने नाच रही 2 दरवाज़ों के बीच, और ऐसे नाच रही जैसे मौत का नाच चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर उस पिशाच की तरफ देखा तो वो पिशाच कहने लगा, मेरी तरफ मत देख, आगे देख, चुन किसे चुनता है, चुन किसे चुनेगा। मैं थोड़ा सा शर्माया और मैंने अपनी उंगली खड़ी कर दी उस चुड़ैल की तरफ। मैं उसको चुनता हूँ। उसने पीछे से जो टपली मारी और कहा, साले दरवाज़ों में कहा है, तू मेरे वाली चुड़ैल को चुनने की कोशिश कर रहा है, देख मैं तुझे यहीं नोच डालूंगा। और वो चुड़ैल जो सामने नाचे जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुजरा कर रही हो। वो पिशाच ने गालियां निकाल कर कहा था, तू भाग जा यहाँ से, सबके सामने नाचने लगती है। कुछ ऐसे ठरकी लोग भी आते हैं जो तेरा नाच सिर्फ देखना चाहते हैं, चली जा चली जा, तुझसे अब कोई नहीं डरता। रोती रोती वो चुड़ैल वहाँ से चली गई थी। अब चुनने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे ही बचे थे, अब किसी और को चुना नहीं जा सकता था। जिंदगी का दरवाज़ा चुनूं या मौत का दरवाज़ा चुनूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर मैंने ज़िंदगी का दरवाज़ा चुन लिया तो हो सकता है मुझे वो रास्ता मिले ही ना जो मौत की दूसरी दुनिया में जाता है, और अगर मैंने वो मौत का दरवाज़ा चुन लिया, हो सकता है पीछे ले जाकर ये मेरा सर काट दे और कहे, ले मार दिया तुझे। मैं दोनों तरफ से कंफ्यूज था। मैं गुड़िया से पूछ तक नहीं सकता था। ऐसी जगह पर फंस गया था मैं, जहाँ मेरी सोच समझ भी कमतर साबित हो रही थी। और पीछे से बार बार टपली मार मार कर वो पिशाच कहे जा रहा, समय नहीं है, जल्दी बता कौन सा दरवाज़ा खोलूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं गलती नहीं करना चाहता था, तो मैंने उस पिशाच से कहा, ऐसा करो एक एक करके दोनों दरवाजे खोल दो, मैं देख लूँ अंदर क्या क्या है, उस हिसाब से मैं चला जाऊँगा। वो पिशाच ने जिस गुस्से से मेरी तरफ देखा, अपने मुंह को बंद कर लिया था, लेकिन बंद मुंह में भी गालियाँ साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर वो ज़मीन की तरफ देखने लगा, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रहा हो। जब सामने कोई कुत्ता आपकी तरफ भाग कर आता है, आप भी कोई पत्थर ढूंढते हैं ना, कोई चीज़ मारने के लिए ढूंढते हैं, वो उस तरह से चीज़ ढूंढ रहा, क्या मारूं, इधर उधर देख रहा। फिर वो पीछे की तरफ भागा, वहाँ एक खड्डा सा था, उस खड्डे में पत्थर पड़े थे, बहुत सारी और चीज़ें पड़ी थी, शायद उसने रखी होंगी। वो वहाँ से उठाकर कुछ मेरे मारने के लिए आना चाहता था। यही समय था, मैंने एक एक करके दोनों दरवाजे खोले, देखा अंदर क्या है। एक तरफ तो जैसे कई बिच्छू सांप थे, वो रास्ते से आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ से सुरंग का आगे जाने का हिस्सा था। मैंने बिच्छू वाला दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरा दरवाज़ा खोला। जब तक वो मेरे सामने आया, मैं कहने लगा, खोल दिया ये दरवाज़ा, मैं ये मौत वाले रास्ते से जाना चाहता हूँ, मौत वाला रास्ता, यानी वो दूसरी दुनिया वाला रास्ता। पीछे से खड़ा खड़ा वो जैसे पत्थर मार कर मेरा सर फोड़ देना चाहता था। मैंने जल्दी से वो दरवाजे के अंदर पैर रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दरवाजे के पार नहीं आ सकता था, लेकिन मैंने चालाकी दिखाई थी, और वो गुड़िया ने भी हल्की आवाज़ में कहा था, तू जो कर रहा है तू मरेगा, साले तू मरेगा, मुझे सही जगह नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मैं जैसा भी हूं, मैं बस ऐसा ही हूं। मैं काफ़ी आगे चल कर गया और मुझे एक बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। उस दरवाजे के पीछे वाली वो काली दुनिया मुझे साफ नज़र आ रही थी, और मैं उस गुड़िया को कहना चाहता था, हम आखिरकार पहुंच गए, मैं यहाँ तुझे छोड़ दूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास जाने वाला था, आगे एक बड़ा शैतान, जिसके 2 बड़े सींग थे, बड़े बड़े दांत, 6-6, 7-7 इंच के बड़े बड़े दांत, और इतना बड़ा मुंह, जिसे देखते ही मुझे ऐसा लगा मैं हार्ट अटैक से अभी मर जाऊंगा। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में वो घूर रहा था। वो सिहरन मेरे अंदर पैदा हो गई, शायद ये इस दरवाजे के मुझे पार नहीं जाने देगा। वहाँ रुककर मैं कहने लगा, देखो मैं बस 1-2 मिनट के लिए जाऊँगा, बस वहाँ जाकर मैं वापस आ जाऊँगा, कोई झगड़ा नहीं करना मुझे। वो कहने लगा, मैं रक्षक हूँ इस दरवाजे का, कोई इसके पार नहीं जा सकता। जो इसके पार जाना चाहता है
उसे मेरा एक काम करना होगा, एक छोटा सा काम। मैं अब उसका क्या काम करूं जो खुद इतना भयानक है। ऐसा ताकतवर दिख रहा था कि वो अपनी उंगलियों से ही ऐसी छोटी छोटी सुरंगें, छोटी छोटी गुफाएं बना दे। अगर वो मेरे सर के ऊपर अपनी उंगली भी रख दे, शायद मेरे सर का कचूमर निकल जाए। मुझे उसका क्या काम करना होगा? कांपती हुई आवाज़ में पूछा था मैंने। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मारने के लिए कोई ऐसी बात करे जिससे मैं डर कर ही मर जाऊं। मैंने उसको कहा, मुझे क्या काम करना होगा? उसने कहा, तुझे मेरी दंत कथाएं पढ़नी होंगी। मैं ये सुनकर ही कांपने लगा। मैंने कहा, तुम्हारी दंत कथाएं? मुझे नहीं पता तुम कौन हो। उसने कहा, तुम्हें मेरी दंत कथाएं पढ़नी होंगी, वरना मैं तुम्हें ना तो पीछे जाने दूंगा ना आगे जाने दूंगा, मार डालूंगा। मैं सोच में पड़ा हुआ अपने बालों को खींचने लगा था। ये बड़े सींगों वाला अजीब सा राक्षस, शैतान क्या है ये? मैंने तो इसकी कोई कहानी नहीं सुनी, कोई दंत कथा नहीं सुनी। मुझे और कई दंत कथाएं आती हैं, लेकिन इसकी दंत कथा के बारे में मैंने नहीं सुना था। क्या करूं अब मैं उसको कहने लगा, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं पता। उसने कहा, तुझे मेरी दंत कथाएं पढ़नी होंगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अभी तेरा कचूमर बना डालूंगा, तेरी अंतड़ियां निकालूंगा, लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं होगी, तुझे दर्द नसीब होगा। तुझे मेरा ये काम करना ही होगा। यहां तक आया है, ये काम कर। फिर मुझे लगा इसे बेवकूफ़ बनाना होगा। मैंने बोलना शुरू कर दिया। एक ज़माने में एक बड़ा सा राक्षस हुआ करता था, एक शैतान बड़े बड़े सींगों वाला। वो मुझे टोक कर कहने लगा, ये क्या कर रहा है? मैंने कहा, तुम्हारी दंत कथा पढ़ रहा हूँ। उसने मेरे मुंह पर एक चमाट लगाई। मैं एक दीवार से जाकर टकराया था। मेरी गाल पर बड़ा सा निशान छप गया। उसने हाथ से चमाट नहीं मारी थी, बस एक उंगली मारी थी, लेकिन मेरे बड़ी ज़बरदस्त चमाट लगी थी। बोला नहीं जा रहा और वो कह रहा, साले बेवकूफ़ बनाता है, ये मेरी दंत कथा नहीं है। मैंने कहा, मैं तो बस शुरू कर रहा था, शुरू ही की थी, तुम्हें कैसे पता तुम्हारी नहीं है? उसने कहा, ये मेरी दंत कथा हो ही नहीं सकती। तूने मेरी दंत कथा नहीं पढ़ी, तुझे मेरी दंत कथा पढ़नी होगी। मुझे लगा वो दिमाग पढ़ सकता है, वो जान गया है मैं उसकी दंत कथाएं नहीं जानता। मैं तो मरा, अब नहीं बचने वाला। मुझे मेरी मौत नजर आने लगी थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ रहा। मैं तो जैसे बेहोशी की कगार पर था। उसने अपना मुंह खोला और मुझे लगा वो मुझे काटेगा, चबा जाएगा, वो मुझे जिंदा चबा जाएगा। लेकिन उसने बड़ा मुंह खोला, मेरे पास अपना दांत लेकर आया, हाथ से अपना एक बड़ा सा दांत इतने इंच का खींच कर निकाला, मेरे हाथ में रखा और कहा, ले पढ़ दंत कथा। उसके दांत पर कई अक्षर लिखे हुए, जैसे एक कहानी लिखी थी। उसने कहा, ये मेरे दांत पर लिखी मेरी दंत कथा, ये मेरे दंत की कथा। मेरे होश उड़ गए थे। ये दंत कथा। मैं उसके दांत पर लिखी हुई वो कहानी पढ़ने लगा। ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो अपने दांतों पर लिखी वो कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था। उसके दांत पर लिखी वो कहानी मैंने पढ़ी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। भले ही वो कहानी बड़ी घटिया थी, लेकिन हर एक दांत पर लिखी कहानी सुनने के बाद वो यो यो करता, बहुत ज़्यादा खुश होता। उसके 40 दांत थे। 40 कहानियाँ पढ़ी मैंने, 40 बार उसका वो यो यो सुना मैंने। फिर वो एक साइड हो गया और कहने लगा, मेरे दोस्त चला जा, तूने मुझे मेरी दंत कथाएँ सुनाई हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो रास्ता साफ था, मैं दरवाजे से पार जा सकता था उस दुनिया में। मुझे ये तक पता नहीं था उस दुनिया में मेरे साथ क्या होगा। उस गुड़िया को मैं उस दुनिया में ले जाऊंगा, कहीं वो मुझे वहां पर मार ना दे। चोरी की थी मैंने वो दूसरी दुनिया से, लेकिन रास्ता तो कोई नहीं बचा था। मैं वो बड़ा झोला लेकर जैसे ही दूसरी दुनिया में पहुंचा, चारों तरफ उड़ते हुए वो अजीब से परिंदे, वो गले सड़े से पेड़, वो बादल, वो आंधी, वो बिजली जो दूर दूर से गरज रही। वो बिजली ज़मीन पर नहीं पड़ रही, ऊपर की तरफ उठ रही थी, आसमान की तरफ जा रही। वो गुड़िया को मैंने झोले से बाहर निकाला।
जैसे ही वो बाहर निकली बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी दुनिया में पहुंच चुकी थी। मेरा शुक्रिया अदा कर रही और ये भी कह रही, आओ तुम्हें अपने भाई बहनों से मिलाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे वापस जाना है। उसने कहा बस ज़रा सा मिल लो, कोई बात नहीं। मैंने दूर से देखा, कई छोटी छोटी गुड़िया मेरी तरफ भागी आ रही, लेकिन वो गुड़िया इस गुड़िया जैसी नहीं थी। वो तो जैसे कई तातिये बिच्छू मेरी तरफ भागे आ रहे। मैं थोड़ा सा डर रहा, लेकिन तभी मैंने एक अजीब सा जीव देखा। वो काले कपड़े जैसा बना हुआ, उसके अंदर 2 छेद, ऊपर से निकलती लाल आंखें, मेरी तरफ आया जैसे कोई दम पिशाच हो। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उस गुड़िया ने कहा, ज़्यादा बोलना मत, ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। उसे अगर पता चलता कि मैं इंसान हूँ, वो वहीं पर मेरा दम निकाल देता और खुद दम मार कर वहाँ से चला जाता। लेकिन वो गुड़िया चालाक थी। उस दम पिशाच ने कहा, ये कौन है? उस गुड़िया ने कहा, है मेरे मामा का लड़का है। ये मामा का लड़का मिलने के लिए आया है, बस काफ़ी दूर से। दम पिशाच ने कहा, मुझे तो देखने में इंसान लग रहा है। तब उस गुड़िया ने कहा, नहीं, इंसान थोड़े ना है, गुड़िया ही है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा दे दिया तो ये बड़ा हो गया। देखो, इंसानों जैसा थोड़े ना है, छोटा सा तो है। मेरे कद को वो देखे जा रहा और कह रहा, हाँ वैसे इंसान ऐसे भी नहीं होते, ये तो ज़्यादा ही छोटा है। लग तो इंसान रहा है, लेकिन कद इसका गुड़िया जैसा ही है। आगे से पानी थोड़ा कम दिया करो, इतनी बड़ी बड़ी गुड़िया भी सही नहीं लगती। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, दम मारो, दम मिट जाए गम। ये कह के वो दम पिशाच वहाँ से जा चुका था और कई उस गुड़िया के रिश्तेदार, वो छोटे छोटे तातिये बिच्छू मेरी तरफ आ रहे। मैंने कहा, तूने मेरा काम कर दिया ना, मुझे नहीं मारेगी, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं मिलना किसी से। मैं छलांग लगाकर उस दरवाजे से बाहर आ गया और उसके बाद वो शैतान अपनी दंत कथाओं से इतना ज़्यादा खुश था, उसने मुझे रोका ही नहीं वापस जाने के लिए। मैं वापस निकल आया था। उसके बाद मैं उस दरवाजे से भी निकला था जहाँ से वो पिशाच मेरा इंतज़ार कर रहा। वो मुझे पीटना चाहता था, वो मुझे मारना नहीं चाहता था, जलील करना चाहता था। लेकिन जो पहले से ही इतना ज़्यादा जलील हो चुका हो, और ज़ल्लत उसके लिए कोई नुकसान नहीं करती। उसकी कई बातें सुनने के बाद, उससे बहुत ज़्यादा जलील होने के बाद मैं वहाँ से निकला था और वो किले का जिन्न, वो मुझे देखकर बस वहाँ से भगाना चाहता था और कह रहा, चला जा यहाँ से, चला जा। उसने भी मुझे वहाँ से दूर कर दिया। इस तरह मैं जिंदा बचकर आ गया था वो दूसरी दुनिया से, जहाँ मैंने 2 बार पैर रखा था, एक बार चुराने के लिए, एक बार वापस करने के लिए। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। और आप सोच रहे होंगे, इसने मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया? कुछ नहीं बदला। पहले भी मैं गरीब था, बाद में भी गरीब रहा। पूरी घटना होने के बाद भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस काफ़ी ज़िल्लत झेली, काफ़ी ज़्यादा पिटाई खाई मैंने, काफ़ी गालियाँ खाई और घूम फिर कर मैं वहीं आ गया था। फिर से मैं मजदूरी करने लगा था। आप सोच रहे होंगे, इन घटनाओं के बाद इस कहानी में क्या कुछ अंत में अच्छा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कई लोगों की किस्मत ऐसी ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो वहीं के वहीं रहते हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ।